everyone, welcome back to my channel, and those who are new on this channel, please do not forget to subscribe our amazing channel. In my previous lecture, we have successfully completed glycolysis, citric acid cycle, pentose phosphate pathway and glyoxylate cycle, and today we are going to start fresh chapter, that is fatty acid catabolism. Fatty acid catabolism की अगर बात करें तो इस चैप्टर को हम टोटल 3 पार्ट में पढ़ेंगे. फर्स्ट वन इज द डाइजेशन, mobilization and transport of fats. Second one is the oxidation of fatty acids. थर्ड वन इज द कीटोन बॉडीज. ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स की अगर बात करें तो इसमें हम टोटल 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे. फर्स्ट वन इज द बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स. सेकंड वन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. थर्ड वन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ओड नंबर फैटी एसिड्स एंड फोर्थ वन इज द रेगुलेशन ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन. सो इन फैटी एसिड कैटाबोलिज्म वी विल कवर 3 important topic. First one is the digestion, mobilization and transport of fat. Second one is the oxidation of fatty acids and third one is the ketone bodies. And in this lecture we will discuss about the digestion, mobilization and transport of fats. But before starting the lecture, this is about me. I am Dr. Manisha Sinha, PhD from Jawaharlal Nehru University, New Delhi in plant microbe interaction. I have qualified CSIR UGC NET JRF. Apart from that, I have qualified various national level entrance exam at BSc, MSc and PhD level. I have 8+ year research experience in biological sciences, 4+ year teaching experience and published couple of international research paper. Now let's start the lecture, and the topic is digestion, mobilization and transport of fats. बहुत सारे organisms and tissues जो होते हैं उसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, इट इज द सेंट्रल एनर्जी यील्डिंग पाथवे. इन मैमिलियन हार्ट एंड लिवर की अगर बात करें तो इट प्रोवाइड्स एज मच एज 80% ऑफ द एनर्जेटिक नीड्स अंडर ऑल फिजियोलॉजिकल सर्कमस्टांसेस. सो फैटी एसिड्स की अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो इससे क्या क्या रिलीज होता है और किस वजह से इसमें ज्यादा एनर्जी यील्डिंग पाथवे है. फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन होता है तो रिपीटेटिवली 4 स्टेप पाथवे होते हैं और एक स्टेप में एसिटाइल कोएंजाइम ए रिलीज होता है. ईच स्टेप में 1 मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए रिलीज होते हैं एंड इट इज 2 कार्बन कंपाउंड. फैटी एसिड से जब एसिटाइल कोएंजाइम ए रिलीज होता है तो एक टर्न में 1 मॉलिक्यूल NADH का फॉर्मेशन होता है एंड 1 मॉलिक्यूल FADH2 का फॉर्मेशन होता है. अब ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए बना है इसका क्या होगा. ये एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ इंटर करेगा, ये इंटर करेगा सिट्रिक एसिड साइकिल में. और जब एसिटाइल कोएंजाइम ए सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करते हैं तो सिट्रिक एसिड साइकिल में टोटल 8 स्टेप्स होते हैं और ये अल्टीमेटली सिट्रिक एसिड साइकिल में जो एसिटाइल कोएंजाइम ए इंटर करता है इट इज 2 कार्बन कंपाउंड और ये दोनों कार्बन 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाता है. किस फॉर्म में रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में रिलीज हो जाता है एंड ऑक्सैलो एसीटेट की सिंथेसिस होती है और ये अनदर टर्न ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल को कंप्लीट करता है. सो एसिटाइल कोएंजाइम ए जो कि 2 कार्बन का कंपाउंड है ये सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करता है और 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. इट मींस इट इज ए कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए. सिर्फ इतना ही नहीं, जब सिट्रिक एसिड साइकिल के थ्रू एसिटाइल कोएंजाइम ए का ऑक्सीडेशन होता है तो एक टर्न में 3 मॉलिक्यूल NADH रिलीज होते हैं एंड 1 मॉलिक्यूल FADH2 रिलीज होते हैं, मींस फॉर्मेशन होता है एंड 1 मॉलिक्यूल GTP का फॉर्मेशन होता है विच इज एनर्जेटिकली इक्विवेलेंट टू ATP. सो फैटी एसिड्स का जब कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है तो क्या क्या बना, फैटी एसिड्स के कंप्लीट ऑक्सीडेशन से ATP बना, NADH बना एंड FADH2 बना. ATP तो डायरेक्टली एनर्जी के फॉर्म में यूज हो जाएगा फॉर वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस. तो NADH एंड FADH2 का क्या होगा, NADH एंड FADH2 की अगर बात करें तो NADH FADH2 इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ये देगा माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को.
माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कितने कॉम्प्लेक्सेस होते हैं? 4 कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3 एंड कॉम्प्लेक्स 4। NADH एंड FADH2 जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को देता है तो अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन करता है। कौन गेन करता है? ऑक्सीजन गेन करता है, और ये प्रोटॉन के साथ मिलकर क्या बनाता है? वाटर बनाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के थ्रू ऑक्सीजन में जाता है तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अक्रॉस क्या बनते हैं? प्रोटॉन ग्रेडियंट बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रोटॉन ग्रेडियंट बनते हैं। और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट का जब ब्रेक डाउन होता है अक्रॉस द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन तो उससे ATP की सिंथेसिस होती है। सो अल्टीमेटली फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन से ATP की सिंथेसिस होती है। एंड 1 मॉलिक्यूल पामिटिक एसिड का अगर ऑक्सीडेशन होता है तो ये क्या बनाता है? 108 ATP का फॉर्मेशन होता है। कितना ATP का फॉर्मेशन होता है? 108 ATP का फॉर्मेशन होता है। सो फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन इज ए हाई एनर्जी यील्डिंग पाथवे। कुछ स्पेसीज एंड कुछ टिश्यूज की अगर बात करें तो उसमें एसिटाइल को एंजाइम A का अल्टरनेटिव फेट भी होता है। मींस एनर्जी रिलीज करने के अलावा अदर फेट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लीवर की बात करें तो लीवर में एसिटाइल को एंजाइम A कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट होता है। कीटोन बॉडीज क्या है? कीटोन बॉडीज इज अ वाटर सॉल्युबल फ्यूल, और ये ब्रेन में एक्सपोर्ट होते हैं और अदर टिश्यूज में एक्सपोर्ट होते हैं। कब? जब ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता है। लीवर में एसिटाइल को एंजाइम A कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट होते हैं, और कीटोन बॉडीज तब काम करता है एज ए फ्यूल जब ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता है। मींस ये ब्रेन एंड अदर टिश्यूज में ट्रांसपोर्ट होते हैं, एंड वहां पे जब ग्लूकोज नहीं होता है तो वहां पे फ्यूल की तरह काम करता है। हायर प्लांट्स की अगर बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हायर प्लांट्स में एक यूनिक साइकिल होता है जिसको ग्लायोक्सिलेट साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लायोक्सिलेट साइकिल बोलते हैं। ग्लायोक्सिलेट साइकिल का काम क्या है? ग्लायोक्सिलेट साइकिल फैटी एसिड्स या फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन से जो एसिटाइल को एंजाइम A बनता है इसको कन्वर्ट करता है। किस चीज में? इसको कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में। वहीं पे वर्टिब्रेट्स में फैटी एसिड्स कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट नहीं होते हैं क्योंकि वर्टिब्रेट्स में ग्लायोक्सिलेट साइकिल नहीं होता है। ग्लायोक्सिलेट साइकिल का लोकेशन क्या होता है? ग्लायोक्सिलेट साइकिल का लोकेशन होता है ग्लाइऑक्सीजोम। कहाँ होता है? ग्लाइऑक्सीजोम में होता है। ग्लाइऑक्सीजोम इज स्पेशलाइज्ड पेरोक्सीजोम। ग्लाइऑक्सीजोम क्या है? स्पेशलाइज्ड पेरोक्सीजोम। वर्टिब्रेट्स में ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल के 2 स्पेसिफिक एंजाइम्स नहीं होते हैं। फर्स्ट वन इज द आइसोसिट्रेट लाइज एंड सेकंड वन इज द मैलेट सिंथेज। ये सिर्फ और सिर्फ होता है किस चीज में? प्लांट्स में, कुछ इनवर्टिब्रेट्स में या फिर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। हायर प्लांट्स में एसिटाइल को एंजाइम A क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस करता है, और इसमें 3 इंट्रासेलुलर कंपार्टमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्लाइऑक्सीजोम, सेकंड वन इज द माइटोकॉन्ड्रिया एंड थर्ड वन इज द साइटोसोल। साइटोसोल में कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस होती है। सो हायर प्लांट्स में एसिटाइल को एंजाइम A सर्व्स प्राइमरली एज ए बायोसिंथेटिक पर्पस, बायोसिंथेटिc precursor, only secondarily as a fuel. Although biological role of fatty acid oxidation differ from organism to organism, but mechanism जो होता है वो सेम होता है। बायोलॉजिकल रोल डिफर करता है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का, लेकिन मैकेनिज्म जो होता है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का वो सेम होता है इन सारे ऑर्गेनिज्म से। और वो मैकेनिज्म क्या होता है? देयर इज ए रिपीटेटिव 4 स्टेप प्रोसेस, और उस रिपीटेटिव 4 स्टेप प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन। एंड बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू फैटी एसिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज में? एसिटाइल को एंजाइम A में।
ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की अगर बात करें तो इट इज द स्टोरेज लिपिड, जो कि स्टोरेज फ्यूल है। वैसा लिपिड जो स्टोरेज फॉर्म में होता है। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को ट्राइग्लिसराइड्स या न्यूट्रल फैट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को ट्राइग्लिसराइड्स या न्यूट्रल फैट भी बोलते हैं। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें दो कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्लिसरॉल। फर्स्ट वन क्या होता है? ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड होते हैं। सो दिस इज द ग्लिसरॉल, जिसके तीनों कार्बन पे OH ग्रुप होता है और इसी OH से क्या अटैच होता है? फैटी एसिड्स। क्या अटैच होते हैं? फैटी एसिड्स बाय द ईस्टर लिंकेज। ये कौन सा लिंकेज है? ईस्टर लिंकेज है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में दो कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज द ग्लिसरॉल एंड सेकेंड वन इज द फैटी एसिड्स। सो जब ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन होगा तो किसका ऑक्सीडेशन होगा? फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन होगा। पहले ये फैटी एसिड रिलीज होंगे एंड देन ग्लिसरॉल का भी ऑक्सीडेशन होगा। फैटी एसिड्स में जो ये R है, दिस R इज अ लॉन्ग चेन अल्काइल ग्रुप है और लॉन्ग अल्काइल चेन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट फैटी एसिड्स आर इसेंशियली हाइड्रोकार्बन। ये क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन, जो कि हाईली रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर है विथ एन एनर्जी ऑफ कंप्लीट ऑक्सीडेशन एंड इट इज मोर देन ट्वाइस देन फॉर द सेम वेट ऑफ कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को स्टोरेज फ्यूल होने में बहुत ज्यादा एडवांटेज है। पहला एडवांटेज क्या है कि अगर पॉलीसैकेराइड्स की अगर बात करें, जो पॉलीसैकेराइड्स बेसिकली क्या होते हैं? ग्लाइकोजेन या स्टार्च। उसमें ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं और ग्लूकोज में OH ग्रुप होते हैं और ये OH ग्रुप वाटर के साथ क्या बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड। मींस पॉलीसैकेराइड जो होते हैं वो हाइड्रेटेड होते हैं और उसमें वाटर ऑफ सॉल्वेशन जो होता है दे अकाउंट फॉर 2/3 ऑफ द ओवरऑल वेट ऑफ द स्टोर्ड मॉलिक्यूल्स। मींस पॉलीसैकेराइड का एक्चुअल वेट तो होगा ही होगा, वो एक्स्ट्रा वेट कैरी करेगा। लेकिन अगर लिपिड्स की बात करें, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल की बात करें तो ये हाइड्रोफोबिक होता है और ये एक्सट्रीमली इनसॉल्युबल होता है किसमें? वाटर में। सो इसके साथ एक्स्ट्रा वाटर ऑफ हाइड्रेशन नहीं होगा। दूसरा, ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल सेल्स की ऑस्मोलरिटी को रेज नहीं करता है। साइटोसोल के ऑस्मोलरिटी को रेज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये अनसॉल्वेटेड होता है। बिकॉज देयर रिलेटिव chemical inertness, tri-acyl glycerols can be stored in large quantity in cells without the risk of undesired chemical reactions with other cellular constituents। क्योंकि ये highly reduced form में होता है, so ये cells में other chemical constituents से react नहीं कर सकता है, so chemically inert होता है, इसलिए ये भी एक advantage है for their storage। So properties of tri-acyl glycerol make the good storage compound, but इनके ऑक्सीडेशन में बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। पहला, क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक होता है, इनसॉल्युबल होता है, सो इससे वाटर सॉल्युबल एंजाइम्स जो होंगे उसको एसेस करने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। सो इस चीज को रिजॉल्व करते हैं किस चीज से? इस चीज को रिजॉल्व करते हैं बाय इमल्सिफिकेशन प्रोसेस। किस चीज से? इमल्सिफिकेशन प्रोसेस से। और इमल्सिफिकेशन कौन करता है? इमल्सिफिकेशन करता है वाइल्ड साल्ट्स। वाइल्ड साल्ट्स की अगर बात करें तो ये लीवर में फॉर्मेशन होता है लेकिन स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। सो वाइल्ड साल्ट्स आर यूज्ड फॉर द इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और जब फैट का इमल्सिफिकेशन होता है तो काफी सारे माइसेलिज का फॉर्मेशन होता है और माइसेलिज जब बनते हैं तो वाइल्ड साल्ट्स इस फैटी एसिड्स को एक्सेस कर पाते हैं। सेकेंड वन इज द एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। क्या? एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड। सेकेंड काम होता है एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स। क्योंकि फैटी एसिड्स इतने रिड्यूस फॉर्म में होते हैं तो उसको ऑक्सीडाइज करने के लिए एक्टिवेट करना पड़ता है। और एक्टिवेट कैसे करेंगे? एक्टिवेट करेंगे ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। क्या है? ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को कोएंजाइम ए के साथ अटैच कर देते हैं। कोएंजाइम ए की अगर बात करें तो कोएंजाइम ए जो होता है उसमें
एसएच ग्रुप होते हैं और ये एसएच ग्रुप जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है और जब इससे अटैच होता है कोई एंजाइम ए तो ये फैटी एसिड्स एक्टिवेट होते हैं और आफ्टर फैटी एसिड एक्टिवेशन देयर इज ए स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसाइल ग्रुप एट द कार्बन नंबर थर्ड पे ऑक्सीडेशन होता है जो कि बीटा पोजीशन होते हैं और इसीलिए इस प्रोसेस को बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन। सो फैटी एसिड्स का जो ऑक्सीडेशन होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बीटा ऑक्सीडेशन। सो फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन में फर्स्ट स्टेप क्या है? इमल्सिफिकेशन एंड सेकंड स्टेप इज द एक्टिवेशन ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स की अगर सोर्स की बात करें, सेल्स के लिए जो फैटी एसिड्स होते हैं उसके सोर्स क्या होते हैं? देयर आर टोटल 3 सोर्सेस। फर्स्ट वन इज द फैट्स कंज्यूम्ड इन द डाइट, जो डाइट्स के थ्रू आते हैं फैट वो भी कंज्यूम करता है एज ए सोर्स ऑफ फैटी एसिड। सेकंड वन इज द फैट स्टोर्ड इन सेल्स एज लिपिड ड्रॉपलेट्स, जो लिपिड ड्रॉपलेट के फॉर्म में स्टोर रहते हैं उसको भी एज ए सोर्स ऑफ फैटी एसिड यूज करता है। और तीसरा, एक ऑर्गन में फैटी एसिड की सिंथेसिस होती है और वो ट्रांसपोर्ट होता है अदर ऑर्गन्स में। कुछ स्पेसीज जो होते हैं वो तीनों सोर्सेस को यूज करते हैं अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस। कुछ जो होते हैं एक यूज करते हैं और कुछ जो होते हैं 2 सोर्सेस को यूज करते हैं। वर्टिब्रेट्स की अगर बात करें तो वर्टिब्रेट्स ये तीनों सोर्स को यूज करते हैं अंडर वेरियस सर्कमस्टांसेस। तीनों सोर्स बोले तो डाइट में भी मोबिलाइज्ड फैट स्टोर्ड इन स्पेशलाइज्ड टिश्यू। स्पेशलाइज्ड टिश्यू क्या है? एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू के जो सेल्स होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एडिपोसाइट्स। और एडिपोसाइट्स में फैट स्टोर्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लिपिड ड्रॉपलेट्स। एंड तीसरा सोर्स क्या होता है? इन द लीवर, जो कि एक्सेस डाइटरी कार्बोहाइड्रेट को फैट में क्या करता है? कन्वर्ट करता है फॉर एक्सपोर्ट टू अदर टिश्यूज। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल प्रोवाइड मोर देन हाफ द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स फॉर सम ऑर्गन, particularly liver, heart and resting skeletal muscle. Stored triacyl glycerol जो होते हैं virtually the sole source of energy in hibernating animals and migrating birds है। hibernating animals and migrating birds में जो stored triacyl glycerol होते हैं they are virtually the sole source of energy। प्रोटिस्टा की अगर बात करें तो प्रोटिस्ट फैट को ऑब्टेन करते हैं by consuming organisms lower in the food chain and also store fats as cytosolic lipid droplets। vascular plants की अगर बात करें तो they mobilize fats stored in seeds during germination but do not otherwise depend on the fat for energy। इसका रीजन ये है कि ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन्स डेवलप नहीं होते हैं तो एनर्जी के लिए वो लिपिड्स यूज करते हैं। सो जो फैट डाइट के थ्रू लिया जाता है उसको कैसे यूज करते हैं एज ए फ्यूल? सो फैट इंजेस्टेड इन द डाइट पहले आएगा स्टोमक में, स्टोमक के बाद जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की अगर बात करें, जो इंजेस्टेड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है, ये इंजेस्टेड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो होता है ये हाइड्रोफोबिक होता है एंड दे आर इनसॉल्युबल माइक्रोस्कोपिक फैट पार्टिकल। और इस फैट पार्टिकल में एंजाइम्स जो होंगे वो एक्सेस नहीं करेंगे। सो वर्टिब्रेट के केस में जो इंजेस्टेड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होते हैं वो किस तरह से डाइजेस्ट होते हैं, किस तरह से उनका फैटी एसिड ऑक्सीडाइज करता है और किस तरह से वो फ्यूल के रूप में यूज होते हैं। इंजेस्टेड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल की अगर बात करें, चाहे वो इंजेस्टेड हो या फिर स्टोर्ड हो, सारे के सारे ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल जो होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं और अगर हाइड्रोफोबिक होंगे तो उससे एंजाइम क्या करेगा? एक्सेस नहीं करेगा फॉर द हाइड्रोलिसिस। एंजाइम इज बेसिकली लाइपेज, क्योंकि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल से पहले क्या रिलीज करना है? पहले फैटी एसिड्स रिलीज करने हैं। सो लाइपेज एक्सेस नहीं करेगा क्योंकि ये हाइड्रोफोबिक है। लाइपेज जो होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। सो लाइपेज जो है प्रोटीन है, हाइड्रोफिलिक है और ये एक्सेस नहीं करेगा। सो एक्सेस करने के लिए पहले क्या करना होता है? जो इनसॉल्युबल माइक्रोस्कोपिक फैट पार्टिकल्स है उनको माइक्रोस्कोपिक माइसेलिज में कन्वर्ट करना होता है और इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन।
और इमल्सिफिकेशन किसके थ्रू होता है? इमल्सिफिकेशन होता है वाइल्ड साल्ट्स के थ्रू। एंड वाइल्ड साल्ट्स के जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज टोरोकोलिक एसिड। वाइल्ड साल्ट्स की जो सिंथेसिस होती है वो किस चीज से होती है? कोलेस्ट्रॉल से होती है। कहाँ पे होती है? लीवर में होती है। लेकिन ये स्टोर्ड होता है कहाँ पे? गॉल ब्लैडर में। सो जैसे ही फैटी मील आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये क्या करेगा? सिग्नल एक्टिवेट करेगा। सिग्नल देगा तो गॉल ब्लैडर से क्या आएगा? वाइल्ड साल्ट्स आएंगे। वाइल्ड साल्ट्स आएंगे तो यहाँ पे फैट्स का इमल्सिफिकेशन होता है। क्या होता है? इमल्सिफिकेशन होता है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि वाइल्ड साल्ट्स में ऐसा क्या है जो कि इमल्सिफिकेशन होता है फैट का? वाइल्ड साल्ट्स की अगर बात करें तो इट इज एम्फीपैथिक कंपाउंड। एम्फीपैथिक कंपाउंड किसको बोलते हैं? जिसमें पोलर ग्रुप भी होते हैं एंड नॉन पोलर ग्रुप भी प्रेजेंट होते हैं। So wild salts एम्फीपैथिक कंपाउंड है एंड इट एक्ट्स एज बायोलॉजिकल डिटर्जेंट्स जो कि डाइटरी फैट को मिक्स्ड माइसेलीज ऑफ वाइल्ड साल्ट्स एंड ट्राइसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। अब ये माइसेली फॉर्मेशन से क्या फायदा होगा? माइसेली फॉर्मेशन इनॉर्मसली इंक्रीजेस द फ्रैक्शन ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स एक्सेसिबल टू द एक्शन ऑफ वाटर सॉल्युबल लाइपेजेस। क्यों? क्योंकि वाइल्ड साल्ट्स उस पे अटैच होते हैं और वो हाइड्रोफिलिक पोर्शन जनरेट करता है एंड हाइड्रोफिलिक पोर्शन से क्या होता है? जो वाटर सॉल्युबल एंजाइम है उसको एक्सेस करते हैं और एक्सेस करते हैं तो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल को मोनो एसाइल ग्लिसरॉल में, डाई एसाइल ग्लिसरॉल में, फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल है आफ्टर इमल्सिफिकेशन किस किस चीज में कन्वर्ट होता है? डाई एसाइल ग्लिसरॉल, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल, फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। अब ये जो फैटी एसिड्स का ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है दैट इज डाइसाइल ग्लिसरॉल, फ्री फैटी एसिड्स। जो फ्री फैटी एसिड्स होते हैं वो जो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के मेम्ब्रेन होते हैं उसके थ्रू डिफ्यूज कर जाते हैं और इंटेस्टाइनल म्यूकोशल सेल्स में चले जाते हैं। इंटेस्टाइनल म्यूकोशल सेल्स में जाने के बाद इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है। वो एक्टिविटी क्या है? इसमें जो फ्री फैटी एसिड्स आया है ये फ्री फैटी एसिड्स फिर से ट्राइसाइल ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है और दूसरा ये ट्राइसाइल ग्लिसरॉल जब बनता है तो ये कोलेस्ट्रॉल एंड एपोलाइपोप्रोटीन के साथ पैकेजिंग हो जाती है। क्या होती है? यहाँ पे ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, कोलेस्ट्रॉल एंड एपोलाइपोप्रोटीन पैकेज होते हैं और उस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? काइलोमाइक्रोन्स। काइलोमाइक्रोन्स कहाँ बनता है? इंटेस्टाइन के म्यूकोशल सेल्स में। अब ये क्योंकि हाइड्रोफोबिक है सो ब्लड के थ्रू डायरेक्टली ये मूव नहीं कर सकता। सो ये जाता है कहाँ पे? लिम्फेटिक सिस्टम में। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लिम्फेटिक सिस्टम होते हैं उसको लैक्टियल बोलते हैं। सो लिम्फेटिक सिस्टम में जाता है। लिम्फेटिक सिस्टम के बाद ये ब्लड कैपिलरी में जाते हैं। ब्लड कैपिलरी में जैसे ही जाता है काइलोमाइक्रोन, ब्लड कैपिलरी में क्या होते हैं? लाइपोप्रोटीन लाइपेज। अब ये जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज है ये एक्टिवेट हो जाता है। कैसे एक्टिवेट होता है? क्योंकि काइलोमाइक्रोन पे एक एपोलाइपोप्रोटीन होते हैं जिसको एपोसी2 बोलते हैं। ये एपोसी2 क्या करता है? लाइपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कर देता है और जब लाइपोप्रोटीन लाइपेज एक्टिवेट होता है तो ये जो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल है इसमें से फ्री फैटी एसिड रिलीज होते हैं और फ्री फैटी एसिड्स कहाँ डिफ्यूज हो जाते हैं? एडिपोसाइट्स या मायोसाइट्स में। एडिपोसाइट्स में जाएगा तो वो स्टोरेज फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, मायोसाइट्स में जाएगा तो वो एनर्जी के लिए यूज हो जाएगा। सो फैटी एसिड्स आर ऑक्सीडाइज्ड as fuel और re-esterified for storage। फ्यूल के रूप में कहाँ यूज होंगे? मायोसाइट्स में। esterified for storage के फॉर्म में कहाँ यूज होंगे? एडिपोसाइट्स में। So this is the overview of dietary fat for their absorption and use as either storage form या फिर fuel form।
सो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज द एपोलाइपोप्रोटीन। एपोलाइपोप्रोटीन क्या होता है? लिपिड बाइंडिंग प्रोटीन। एपो मीन्स होता है डिटैच्ड और सेपरेट, जो कि लिपिड से बाइंड नहीं किया हुआ है। वैसा प्रोटीन जो कि डिटैच्ड है, जो कि लिपिड फ्री फॉर्म में है, एंड इट इज लिपिड बाइंडिंग प्रोटीन इन द ब्लड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्राइसाइलग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल एंड कोलेस्टेराइल ईस्टर बिटवीन ऑर्गन्स है। एपोलाइपोप्रोटीन combined with lipid to form several classes of lipoprotein particles है। lipoprotein particles क्या होता है? It is spherical aggregates with hydrophobic lipids at the core and hydrophilic protein side chain and lipid head group at the surface है। ये क्या है? स्फेरिकल एग्रीगेट है, जिसके कोर में क्या होगा? हाइड्रोफोबिक पोर्शन ऑफ लिपिड, एंड सरफेस पे क्या होगा? सरफेस पे प्रोटीन का साइड चेन होगा, एज वेल एज लिपिड हेड ग्रुप होंगे। वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन्स प्रोड्यूस पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज रेंजिंग फ्रॉम काइलोमाइक्रोन टू एंड वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन टू वेरी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, विच कैन बी सेपरेटेड बाय अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। प्रोटीन बॉडीज ऑफ लाइपोप्रोटीन की अगर बात करें तो ये सेल सरफेस पे जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके थ्रू रिकॉग्नाइज किया जाता है। इन लिपिड अपटेक फ्रॉम द इंटेस्टाइन, काइलोमाइक्रोन्स व्हिच कंटेन एपोलाइपोप्रोटीन C2, that is ApoC2, move from intestinal mucosa into the lymphatic system and then into the blood, which carries them to muscle and adipose tissue. कैपिलरीज ऑफ दिस टिश्यू की अगर बात करें तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर इंजाइम होते हैं लाइपोप्रोटीन लाइपेज, वो एक्टिवेटेड हो जाता है किसके थ्रू? एपोसी2 के थ्रू। और लाइपोप्रोटीन लाइपेज क्या करता है? ट्राइसाइल ग्लिसरॉल को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में हाइड्रोलाइज करता है, और ये फैटी एसिड्स टारगेट टिश्यू के द्वारा टेकन अप किए जाते हैं। मसल्स की अगर बात करें तो मसल्स में फैटी एसिड्स ऑक्सीडाइज होते हैं एनर्जी के लिए। वहीं पे एडिपोज टिश्यू की अगर बात करें तो एडिपोज टिश्यू में फैटी एसिड्स रीएस्टरिफाई हो जाता है फॉर द स्टोरेज ऑफ ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स। अब ये जो रेमनेंट ऑफ काइलोमाइक्रोन्स होंगे, दे आर डिप्लीटेड ऑफ मोस्ट ऑफ देयर ट्राइसाइल ग्लिसरॉल बट स्टिल कंटेनिंग कोलेस्ट्रॉल एंड एपोलाइपोप्रोटीन्स। मीन्स काइलोमाइक्रोन्स में क्या थे? ट्राइसाइल ग्लिसरॉल थे, कोलेस्ट्रॉल थे एंड एपोलाइपोप्रोटीन है। ट्राइसाइल ग्लिसरॉल, मोस्ट ऑफ द ट्राइसाइल ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो फैटी एसिड टारगेट टिश्यू में एब्जॉर्ब हो जाते हैं। लेकिन कुछ ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स अभी भी उसमें प्रेजेंट होते हैं, एंड उसके साथ कोलेस्ट्रॉल एंड एपोलाइपोप्रोटीन होते हैं। सो जो रेमिनेंट ऑफ काइलोमाइक्रोन्स होते हैं वो ब्लड के थ्रू लीवर तक ट्रेवल करते हैं, और लीवर में जब जाता है तो इंडोसाइटोसिस के थ्रू वो टेकन अप हो जाते हैं हिपैटोसाइट्स के द्वारा, और लीवर में जाके वो ट्राइसाइल ग्लिसरॉल एनर्जी प्रोवाइड करता है, या प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ कीटोन बॉडीज। या तो एनर्जी प्रोवाइड करेगा, या तो कीटोन बॉडीज की सिंथेसिस के लिए प्रिकर्सर प्रोवाइड करेगा। व्हेन द डाइट कंटेन्स मोर फैटी एसिड्स देन आर नीडेड इमीडिएटली फॉर फ्यूल और एज प्रिकर्सर, लीवर कन्वर्ट्स देम टू ट्राइसाइल ग्लिसरॉल्स व्हिच आर पैकेज्ड विथ स्पेसिफिक एपोलाइपोप्रोटीन्स इनटू VLDL. VLDL are transported in the blood to adipose tissue where tricyl glycerols are removed and stored in lipid droplets within the adipocytes. So ये कुछ important points थे जिसे आपको जानना जरूरी था for the dietary fat. Now storage tricyl glycerol का mobilization कैसे होता है? storage tricyl glycerol कहाँ होते हैं? adipose tissue में, adipocytes में लिपिड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ट्राइसाइल ग्लिसरॉल स्टोर होता है। जो लिपिड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में ट्राइसाइल ग्लिसरॉल होता है, उसके सरफेस पे एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं जो उसको कवर करते हैं, एंड दैट प्रोटीन इज पेरीलिपिन। ये क्या है? दिस इज लिपिड ड्रॉपलेट्स, जिसके सरफेस पे क्या होता है? पेरीलिपिन। और पेरीलिपिन इस तरह से अरेंज होता है कि हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज जो होते हैं वो इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। सब तो जब सेल्स की रिक्वायरमेंट होगी तो इसको कैसे एक्सेस किया जाएगा? और ये सिग्नलिंग मैकेनिज्म के थ्रू होता है मोबिलाइजेशन। कैसे होगा? जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा, क्या होगा? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो एक हार्मोन रिलीज होगा। उस हार्मोन को क्या बोलते हैं? ग्लूकागॉन। उसको क्या बोलते हैं? ग्लूकागॉन। सो ब्लड में जब ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो ये क्या करेगा? ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज
करेगा। इससे क्या होगा, ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज होंगे और जब ग्लूकागॉन हार्मोन रिलीज होगा तो ये सेल के रिसेप्टर से बाइंड करेगा एंड दिस विल फॉर्म हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जब ग्लूकागॉन हार्मोन इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो जी प्रोटीन के थ्रू एडेनिलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा। किसको एक्टिवेट करेगा, एडेनिलाइल साइक्लेज को एक्टिवेट करेगा और जैसे ही एडेनिलाइल साइक्लेज एक्टिवेट हो जाएगा ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा। किस चीज में कन्वर्ट करेगा, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा। और साइक्लिक एएमपी की अगर बात करें तो साइक्लिक एएमपी एक स्पेसिफिक प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करता है एंड दिस प्रोटीन काइनेज इज प्रोटीन काइनेज ए। अब ये जो एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए है, एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज ए जो है ये दो काम करता है। एक काम क्या करता है, जो सेल्स में हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज है उसको फॉस्फोराइलेट करेगा। क्या करेगा, इसको फॉस्फोराइलेट कर देता है। और दूसरा, जो लिपिड ड्रॉपलेट के सरफेस पे पेरिलिपिन है, पेरिलिपिन क्या कर रहा था, ये लिपिड ड्रॉपलेट्स को इस एंजाइम से क्या कर रहा था, एक्सेस को प्रिवेंट कर रहा था। तो एक्टिवेटेड प्रोटीन काइनेज क्या करेगा, इस पेरिलिपिन को फॉस्फोराइलेट करेगा और जैसे ही पेरिलिपिन का फॉस्फोराइलेशन होगा इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे। पहले जो डीफॉस्फोराइलेटेड पेरिलिपिन था वो इस तरह से अरेंज था, लेकिन जो फॉस्फोराइलेटेड पेरिलिपिन है उसका अरेंजमेंट इस तरह से हो जाएगा। जो पेरिलिपिन फॉस्फोराइलेट हो जाता है उसमें कन्फर्मेशनल चेंज होते हैं और कन्फर्मेशनल चेंज होने की वजह से यहाँ पे स्पेस क्रिएट होता है और ये हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। और जब हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज यहाँ पे आते हैं तो ये जो ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल से फैटी एसिड रिलीज कर देता है। क्या करता है, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल से फैटी एसिड रिलीज कर देता है एज वेल एज ग्लिसरॉल भी रिलीज हो जाते हैं, क्योंकि ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में दो कंपोनेंट होते हैं, ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स। लाइपेज का काम क्या है, लाइपेज ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल से फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल को अलग कर देता है। जैसे ही ये सेल्स में फैटी एसिड्स आएंगे, साइटोप्लाज्म में फैटी एसिड्स आएंगे, ये फैटी एसिड्स ब्लड में डिफ्यूज करता है और ब्लड में ये क्योंकि हाइड्रोफोबिक है तो ब्लड में ये ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता अकेले, तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए कैरियर प्रोटीन रहते हैं ब्लड में एंड दैट कैरियर प्रोटीन इज सीरम एल्ब्यूमिन। अब ये सीरम एल्ब्यूमिन क्या करता है, ये जो फ्री फैटी एसिड्स है उसको ट्रांसपोर्ट करता है और इनके टारगेट टिश्यू तक ले जाता है एंड दिस इज द मायोसाइट। मायोसाइट में जाके क्या करेगा, मायोसाइट में फैटी एसिड ट्रांसपोर्टर के थ्रू ये मायोसाइट्स के साइटोप्लाज्म में चला जाएगा और साइटोप्लाज्म में जब जाएगा तो ये फिर माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा फॉर द ऑक्सीडेशन, क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। अभी कहाँ आया है, ये साइटोसोल में आया है, साइटोप्लाज्म में आया है। साइटोप्लाज्म में बीटा ऑक्सीडेशन नहीं होता है, साइटोप्लाज्म से कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा। बट ये इतना आसान नहीं है साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जाना। साइटोप्लाज्म से माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के लिए कार्निटिन शटल का यूज किया जाता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। जब ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा तो ये बीटा ऑक्सीडेशन, साइट्रिक एसिड साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होगा और ये क्या बनाएगा, एटीपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड तो डिफ्यूज होकर बाहर निकल जाएगा एंड एटीपी इज यूज्ड फॉर वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। अब यहाँ पे फैटी एसिड्स तो यूज हो गया, लेकिन ग्लिसरॉल का क्या होगा। फैटी एसिड्स की अगर बात करें तो 95% ऑफ द बायोलॉजिकली अवेलेबल एनर्जी ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल रिसाइड्स इन द 3 लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स में सारे टोटल ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल का 95% एनर्जी उसमें कंजर्व होता है। 5% एनर्जी जो है वो ग्लिसरॉल में कंजर्व रहता है। फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन तो बीटा ऑक्सीडेशन के थ्रू होगा, ग्लिसरॉल का ऑक्सीडेशन कैसे होगा। ग्लिसरॉल की अगर बात करें तो
ग्लिसरॉल का पहले फॉस्फोराइलेशन होता है, फॉस्फेट ग्रुप डोनर यहाँ क्या है एटीपी। सो ग्लिसरॉल का फॉस्फोराइलेशन होगा, इस रिएक्शन को कौन कैटालाइज करेगा, ग्लिसरॉल काइनेज। तो ये क्या बनाएगा, एल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट। एल ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट का अब क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किस एंजाइम के प्रेजेंस में होगा, ग्लिसरॉल 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, और ये क्या बनाएगा, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। और क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पे किसी ना किसी का रिडक्शन होगा। रिडक्शन किसका होगा, NAD प्लस का होगा, तो ये NADH बनाएगा। अब ये जो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है ये आइसोमराइज होके डीग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाएगा एंड द एंजाइम इज ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। अब ये डीग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट इंटर करेगा किस चीज में, ग्लाइकोलिसिस में, और ये ग्लाइकोलिटिक पाथवे के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट मोबिलाइजेशन ऑफ डाइटरी फैट as well as storage fat। अब आते हैं फैटी एसिड्स के ऑक्सीडेशन पे, क्योंकि फैटी एसिड तो जनरेट हो गया है, अब फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन कैसे होगा। फैटी एसिड्स तो साइटोसोल में ऑक्सीडाइज होगा नहीं, फैटी एसिड्स को ऑक्सीडाइज करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में जाना पड़ेगा। सो फैटी एसिड्स को ऑक्सीडेशन के लिए टोटल 3 स्टेप से गुजरना पड़ता है। सो जो फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का एंजाइम होते हैं वो कहाँ होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, और इस चीज को डेमोन्स्ट्रेट किए थे पी कैनेडी एंड एल्बर्ट लेंजर। फैटी एसिड 2 तरह के होते हैं, एक तो वैसे फैटी एसिड जिनका चेन लेंथ 12 होगा या 12 से कम होगा, ये फैटी एसिड्स माइटोकॉन्ड्रिया में डायरेक्टली इंटर करेगा विदाउट द हेल्प ऑफ मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टर। लेकिन जो दूसरा फैटी एसिड्स होते हैं जो कि डाइट में होते हैं या फिर स्टोरेज लिपिड्स में होते हैं, वो किस तरह के होते हैं, उनमें जो फैटी एसिड्स होते हैं वो 14 या उससे ज्यादा कार्बन के होते हैं and they constitute majority of free fatty acids obtained in the diet or released from adipose tissue। इस तरह के जो फैटी एसिड्स होते हैं जिसमें 14 कार्बन या 14 से ज्यादा कार्बन होते हैं, ये डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं, ये डायरेक्टली माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन को पास नहीं करते हैं। सो इनको माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन को पास करने के लिए 3 एंजाइमेटिक रिएक्शंस ऑफ द कार्निटिन शटल से गुजरना पड़ता है। और 3 एंजाइमेटिक रिएक्शंस ऑफ द कार्निटिन शटल की बात करें तो उसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाय एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज, और क्योंकि ये फैटी एसिड्स के एक्टिवेशन में इन्वॉल्व है इसलिए इसको फैटी एसाइल कोएंजाइम ए सिंथेटेज बोलते हैं। सो दिस इज बेसिकली फर्स्ट रिएक्शन ऑफ द कार्निटिन शटल। फर्स्ट रिएक्शन ऑफ कार्निटिन शटल में क्या होता है, दिस इज अ फैटी एसिड। फैटी एसिड्स के कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो ऑक्सीजन है ये किस तरह काम करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल एटीपी के अल्फा फास्फोरस पे क्या करेगा, अटैक करेगा। क्या करेगा, अल्फा फास्फोरस पे अटैक करेगा, और जब अल्फा फास्फोरस पे अटैक करेगा तो ये पूरा का पूरा फैटी एसिड से कंबाइंड हो जाएगा बाय द लिंकेज, और ये क्या बनाएगा, फैटी एसाइल एडिनाइलेट। क्या बनाएगा, फैटी एसाइल एडिनाइलेट, क्योंकि ये एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट है एंड एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट इज न्यूक्लियोटाइड, और एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को क्या बोलते हैं, एडिनाइलेट बोलते हैं। तो ये क्या बनाएगा, फैटी एसाइल एडिनाइलेट। बाकी ये दोनों का क्या होगा, ये दोनों फॉस्फेट ग्रुप रिलीज हो जाएंगे एज इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट। इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो फैटी एसाइल एडिनाइलेट बना है इस पे कोएंजाइम ए ऐड होगा। कोएंजाइम ए का जो एसएच ग्रुप होता है ये काफी रिएक्टिव होता है, और सल्फर पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, और इस कार्बन पे अटैक करेगा तो ये फैटी एसिड कोएंजाइम ए के साथ अटैच हो जाएगा और एएमपी रिलीज हो जाएगा, एंड दिस इज नोन एज फैटी एसाइल कोएंजाइम ए। सो फैटी एसिड के एक्टिवेशन से क्या बनेगा, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, और ये कहाँ पे हो रहा है, इसकी लोकेशन बोले तो ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है। फैटी एसिड का एक्टिवेशन कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। अब
पॉइंट यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि जो ये इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट रिलीज हुआ है, ये इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट भी क्लीव होता है और ये दो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में क्लीव हो जाता है। इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेटेज एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है। सो अल्टीमेटली अगर यहाँ देखें तो एटीपी के दो फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, एक तो दिस वन और दूसरा दिस वन। सो यहाँ पे दो फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड ब्रेक हुए हैं। एटीपी मॉलिक्यूल एक है लेकिन दो फॉस्फो अनहाइड्राइड बॉन्ड ब्रेक हुए हैं, सो इट इज इक्विवेलेंट टू 2 एटीपी। सो फैटी एसिड को एक्टिवेट करने में टोटल कितने एटीपी खर्च हुए? टोटल 2 एटीपी खर्च हुए। एंड दिस एटीपी आप याद रखोगे क्योंकि ये एटीपी काउंट होगा फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से टोटल कितने एटीपी रिलीज होते हैं। सो उस टाइम ये एटीपी भी काउंट होगा क्योंकि फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन में फैटी एसिड एक्टिवेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब तक फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, जब तक फैटी एसिड का एक्टिवेशन नहीं होगा, फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। सो फैटी एसिड के एक्टिवेशन में कितने एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है? 2 एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। So this is the first enzymatic reaction of the carnitine shuttle. बाकी दो enzymatic reactions क्या है? So this is the cytosol and this is the mitochondria का outer mitochondrial membrane and this is inner mitochondrial membrane. Outer mitochondrial membrane and inner mitochondrial membrane के बीच में क्या होता है? Intermembrane space होता है and this space is mitochondrial matrix. So जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड बना है दैट इज फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, वो कहाँ बना है? वो बना है साइटोसोल में। अब ये जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है, फैटी एसाइल कोएंजाइम ए की अगर बात करें तो ये फैटी एसाइल कोएंजाइम ए का अब नेक्स्ट क्या होगा? फैटी एसाइल कोएंजाइम ए के यहाँ 2 फेट होंगे। एक तो होगा फैटी एसिड बायोसिंथेसिस दैट इज लिपिड बायोसिंथेसिस। लिपिड बायोसिंथेसिस कहाँ होता है? साइटोसोल में होता है। दूसरा फेट क्या है? दूसरा फेट है बीटा ऑक्सीडेशन। अगर फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन होना है तो इसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जाना जरूरी होगा। और वो कैसे जाएगा? जो सेकेंड स्टेप होगा वो होगा कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1 के थ्रू, जिसको CAT1 भी बोलते हैं एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ कार्निटीन। सो CAT1 कहाँ होता है? आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के टुवर्ड्स द आउटर साइड, मीन्स टुवर्ड्स द साइटोसोलिक साइड। अब ये जो CAT1 है, CAT1 क्या करेगा? ये जो फैटी एसाइल कोएंजाइम ए है उससे कोएंजाइम ए को हटाएगा और कार्निटीन ऐड करेगा। तो अब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा फैटी एसाइल कार्निटीन। अब ये जो फैटी एसाइल कार्निटीन है ये डिफ्यूज करके कहाँ आएगा? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में आएगा क्योंकि यहाँ पे पोरीन्स काफी सारे प्रेजेंट होते हैं। सो ये डिफ्यूज करके कहाँ आएगा? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में। अब यहाँ पे इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में फैटी एसाइल कार्निटीन आ गया। अब ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कैसे जाएगा? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो ये इम्परमिएबल होता है। क्या होता है? इम्परमिएबल होता है फॉर स्मॉल सॉल्यूट्स एंड आयरन। सो ये फैटी एसाइल कार्निटीन के लिए भी इम्परमिएबल है, बट यहाँ पे ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट हैं और यहाँ पे जो इनका मूवमेंट होता है ये होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू। सो फैटी एसाइल कार्निटीन इंटरमेम्ब्रेन स्पेस से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में कैसे जाएगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा। और जैसे ही ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आएगा एक और एंजाइम होते हैं दैट इज कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 2। कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 2 को क्या बोलते हैं? CAT2 भी बोलते हैं। इसका काम क्या है? पहले आते हैं इसकी लोकेशन पे। ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के टुवर्ड्स द मैट्रिक्स साइड। ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन से अटैच होता है बट ये टुवर्ड्स द मैट्रिक्स साइड होता है। इसका काम क्या है? इसका काम है ये जो फैटी एसाइल कार्निटीन है इससे कार्निटीन को रिलीज करेगा और यहाँ पे कोएंजाइम ए ऐड करेगा। सो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में आके फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बन गया। क्या बन गया? फैटी एसाइल कोएंजाइम ए बन गया। सो CAT1 एंड CAT2 का काम क्या है?
CAT1 बेसिकली फैटी एसाइल कोएंजाइम ए में कार्निटीन ऐड करता है, CAT2 फैटी एसाइल कार्निटीन से कार्निटीन हटाता है और कोएंजाइम ए ऐड करता है. सो दिस इज ऑल द 3 स्टेप्स ऑफ activation as well as transport of fatty acid to the mitochondrial matrix. So mitochondrial matrix में अब ये जब आ गया फैटी एसाइल कोएंजाइम ए, देन यहाँ पे बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा. So this is all about transport and mobilization of dietary fat as well as storage fat. And in my next lecture we will discuss about the oxidation of fatty acids. And oxidation of fatty acids में हम total 4 topic discuss करेंगे. First one is the beta oxidation of saturated fatty acids. Second one is the oxidation of unsaturated fatty acids. And third one is the oxidation of odd number fatty acids. And fourth one is the regulation of fatty acid oxidation. So stay tuned for this lecture. And if you have any doubt and query, please leave comment in the comment section. And please do not forget to like, share and subscribe the channel. Thank you very much.